नमस्कार, मैं आयुष अस्थाना स्वागत करता हूं आपका सत्य समाचार पर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जमशेदपुर की पश्चिमी विधानसभा से चुनाव लड़ने वाली अन्नी अमृता, एक ऐसा चेहरा जिन्होंने लगभग 20 साल में पत्रकारिता जगत में और बल्कि जमशेदपुर में एक नामी चेहरा है। तो पहले तो मैम आपका धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। अच्छा मैम, आप पश्चिमी से चुनाव लड़ रही हैं, लगभग आपने 20 साल पत्रकारिता को भी दिया है, तो ऐसा क्या कारण था कि आप पत्रकारिता जगत को छोड़ करके राजनीति जगत में प्रवेश कर गई? 21 साल हो गए। अच्छा, छोड़ा नहीं है पत्रकारिता, अभी एक बिहार झारखंड न्यूज़ नेटवर्क वेबसाइट है, उससे तो जुड़ी हुई हूँ और बिल्कुल उसको छोड़ा नहीं है। वो तो पहला प्यार है और वो दिल में बसा हुआ है और अब तो जो है वो बस वो यात्रा का अगला पड़ाव है ना। तो इसलिए दिल से तो मैं पत्रकार ही हूँ, रहूँगी। जो पत्रकार रहता है वो रहता ही है जीवन पर्यंत पत्रकार। पत्रकारिता ऐसी चीज़ है ना, वो जब एक बार कोई पत्रकार बन जाता है, वो एक कीड़ा होता है आपके अंदर का, वो हर किसी में नहीं होता है और जिसमें होता है वही पत्रकार बनता है। और ये कीड़ा जब राजनीति में आएगा ना तो कुछ अच्छा ही करेगा। तो क्या मतलब, जैसे कि आप पश्चिमी से चुनाव लड़ रही हैं, आपके सामने बन्ना गुप्ता है, सरयू राय है। सरयू राय पश्चिमी से 3 बार विधायक रह चुके हैं, बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं, वहाँ के वर्तमान में विधायक भी है। तो आप इन दोनों के कार्यकाल से क्या अलग हट करके करिएगा जिससे आपको जनता चुने? देखिए, वास्तव में कटघरे में मैं नहीं हूँ, कटघरे में ये दोनों ही हैं, क्योंकि पिछले 2 दशकों से पब्लिक जो है ऑल्टरनेटिवली कभी बन्ना जी को कभी सरयू जी को चुनती आ रही है। तो दरअसल अभी उनसे सवाल पूछने की ज़रूरत है कि 20-21 सालों में जमशेदपुर पश्चिम में क्या ऐसा कमाल हुआ? क्या यहाँ से लोगों का पलायन बंद हो गया नौकरी के लिए? क्या यहाँ के बच्चे अब यहीं पढ़ रहे हैं? क्या वो बाहर नहीं जा रहे हैं पढ़ने के लिए? क्या यहाँ के गार्जियन परेशान नहीं है कि 12वीं के बाद क्या करें? क्या मानगो की लड़कियों के लिए कॉलेज खुल गए? मानगो में उनको आना पड़ता है जमशेदपुर वीमेंस कॉलेज या ग्रेजुएट कॉलेज, और क्या वहाँ सीटें पर्याप्त है कि पूरे शहर को वो कवर कर सके? जो बाहर नहीं जा सकते हैं वो क्या करेंगे? ऐसे कई मुद्दे हैं। फिर बहुत सी परियोजनाएं जो लंबित पड़ी हैं जिसकी वजह से ये जाम लगता है, तो ये भी तो नहीं सुलझा। तो और 24 आते आते अगर बहुत सारे शिलान्यास होने लगेंगे तो फिर वो तो चुनावी शिलान्यास है। तो अब तक क्या कर रहे थे? तो ये कुछ मुद्दे हैं जिन पर उनको कटघरे में, क्योंकि पहले भी मैंने खड़ा किया है एज ए पत्रकार और अब ऐसे प्रत्याशी मैं खड़ा करती हूँ, उन दोनों से मैं सवाल करती हूँ आपके माध्यम से कि मैंने जो अभी बातें कही, क्या ये इसमें कोई सुधार हुआ? तो पब्लिक से तो ये पूछने की आवश्यकता है कि वो क्यों दोबारा किसी को चुने, किसी को भी क्यों चुने दोबारा? कोई भी व्यक्ति क्यों दोबारा आएगा जब वो उस क्षेत्र का परिदृश्य नहीं बदल पाया? यहाँ पर आर्थिक परिदृश्य का हाल देखिए कि कंपनियों पर निर्भरता है, और जो कंपनियाँ हैं टाटा ग्रुप की कंपनियाँ, तो उसमें भी क्या पहले जैसा रोज़गार है? नहीं है। तो भाई रोज़गार का सृजन कैसे होगा? यहाँ के लोग पलायन करते रहेंगे। तो ये मुद्दे तो अब तक बने हुए हैं। तो उन लोगों ने भी, ऐसा नहीं कि हम कहें कि हम ही सारा काम कर देंगे, और उन लोगों ने कुछ नहीं किया है, काम किया है, लेकिन जो उनको अधिकार था, जो पावर था, जो वो कर सकते थे, क्या किया? क्या उन्होंने किया? ये उनसे भी पूछिएगा और जनता से भी पूछिएगा। आप क्या उनसे अलग करेंगे? हाँ, मैं अलग क्या करूँगी ये तो फ्यूचर की बात है। फिलहाल तो मैं अपना विचार बता सकती हूँ, मेरे रोड मैप बता सकती हूँ, मेरी जो सोच है वो बता सकती हूँ। तो शहर की सबसे बड़ी समस्या है जाम। जाम सबसे बड़ी समस्या है, और जाम की समस्या के बारे में अचानक से मंत्री जी को याद आया और उन्होंने शिलान्यास आनंद फानंद में करवाया कि ऐसा ऐसा फ्लाईओवर बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। उधर से पूर्वी से विधायक सरयू राय जी, उन्होंने भी एक पुल पास कराया भुइयाडी में, अच्छी बात है, हम लोगों को स्वागत करना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल है कि 2024 में शिलान्यास क्यों हो रहा है, और वो डिज़ाइन कैसा है? एक फ्लाईओवर का डिज़ाइन कैसा है? पानी के पाइप के ऊपर से फ्लाईओवर बनेगा, एक तो वहाँ वैसे ही विवाद शुरू से है ना, और वो जो बनता रहेगा जब तक, तो आप देख लीजिए अब और मानगो की स्थिति नारकी हो गई है। ये जब तक ये बनता रहेगा तो क्या अगले 5 साल भी मानगो की पब्लिक झेलती रहेगी? आपके वो बनने की वजह से भी जो जाम लगेगा, लग रहा है। सही बोल रही हूँ कि नहीं मैं? तो इस पर बात होना चाहिए कि हम आनंद फानंद में हड़बड़ी करके ये सब क्यों कर रहे हैं? क्यों ना हम सब बैठ के बात करें और उस परियोजना को याद करें जिसको हम कहते हैं ईस्टर्न वेस्टर्न परियोजना, जो अधूरी है, जो ठंडे बस्ते में, जिसका एक पार्ट बना जो आपका मरीन ड्राइव के पास बना और जो डोबो पुल चला गया। एक पार्ट नहीं बना इधर से, जो आपके गोविंदपुर और अन्य इलाकों से जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ निकलती हैं, तो वहीं से एलिवेटेड कॉरिडोर था, बहुत बड़ी परियोजना थी। इसको सरकार के निर्देश पर टाटा स्टील को बनाना था
और ये परियोजना अब ठंडे बस्ते में है। इसलिए आप देखते हैं इस साइड की जो गाड़ियां हैं जो ग्रीको भुइयाडी होते हुए वो आती है मानगो गोलचक्कर पे, वहाँ भीड़ लगती है। अगर वो डोबो से भी बाहर निकल रही है तो डोबो जाने के लिए भी तो आपको गोलचक्कर जाना पड़ रहा है ना। तो मुख्य समस्या तो यही है। और जब जो गोविंदपुर और आसपास के इलाके से जहाँ से ये बनना था, ये ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर जो फ्लाईओवर्स का जाल बिछना था, अगर ये हो जाएगा तो शहर के अंदर बड़े वाहन कहीं नहीं आएंगे, सिर्फ जमशेदपुर पश्चिम नहीं। मैं बता दूं, अगर ये परियोजना कंप्लीट हो जाए, जो कि वास्तव में एक रिंग रोड का काम करती, तो ये जो बड़ी गाड़ियों से दुर्घटनाएं होती है ना, ये नहीं होती। और बड़ी दुर्घटनाओं के बाद जब सिर में चोट लग जाती है, उसके बाद आपको पता है क्या होता है? आपको पता ही है MGM अस्पताल में क्या होता है, सिर के चोट का इलाज नहीं होता है, वहाँ से रिम्स रेफर कर दिया जाता है गरीब को, क्योंकि TMH वो जा नहीं सकता है। तो आम आदमी TMH जा न सका और MGM में वह सुविधा पा न सका। यही है यहाँ के हालात, पिछले 21 सालों से यही यहाँ के हालात हैं। तो मेरा, हमसे कोई क्या पूछेगा, मेरा सवाल तो आप सबसे है कि आप लोग अब तक क्या कर रहे थे। मुझे तो बहुत कुछ करना है, मैं करूँगी। मैं जो बता रही हूँ, जब मैं ईस्टर्न वेस्टर्न परियोजना ये वर्ड बोल सकती हूँ तो इसको धरातल पे भी ला सकती हूँ। इसके लिए चाहिए टाटा स्टील से बात करने की, सरकार से बात करने की। ये नहीं कि हम अपने कुछ रिश्तेदारों की नौकरी लगवा लें कंपनी में, फिर मुंह बंद कर, ताला बंद करके बैठ जाएं। ये राजनीति नहीं चलेगी, ये पब्लिक को जागरूक होना होगा। तो अब आपको MGM अस्पताल में क्यों सुविधा नहीं रहेगी, क्यों यहाँ सिर के चोट का इलाज नहीं होगा भाई? इतनी बड़ी कंपनी है, हम बड़े मॉडर्न शहर कहे जाते हैं, मिनी बॉम्बे, ये वो पता नहीं क्या क्या, और यहाँ पे ये स्थिति है। नई बिल्डिंग बन गई, ठीक है, डिमना में नई बिल्डिंग में पानी नहीं है, अब आगे क्या क्या होगा, कौन से डॉक्टर हैं नहीं है। हम बीमार पड़ के जब जाते हैं MGM में तो पता चलता है क्या है और क्या नहीं है। जो अव्यवस्था दिखती है, कुछ अलग सा कुछ आपको प्रॉब्लम हो जाए, आप हाथ में पैसा भी लिए रहेंगे तो आपको TMH में जगह कहाँ होती है? वहाँ जाइए, इमरजेंसी में पैरवी करिए, फिर बेड नहीं है, ICU भरा हुआ है, CCU भरा हुआ है। ये सिचुएशन कब तक चलेगा इस शहर में? तो क्या इसके लिए जिम्मेदार नहीं है लोग, जो जनप्रतिनिधि जिम्मेदार नहीं है? पत्रकार के रूप में मैंने पूछा है, फिर पूछती हूँ। अब तो पत्रकार ही कूद गई है प्रत्याशी बन के, अब तो सवाल पूछेगी। जीत हार अलग बात है। तो इन मुद्दों पर आपने इस पर खबर बनाई थी जब आप पत्रकार थे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हर आपको मैं बता दूं, लोग पत्रकार के काम को भूल जाते हैं क्योंकि नेता क्रेडिट लेता है उसका। ये जो मानगो जलापूर्ति योजना है वो ऐसे नहीं आई है, इसमें ETV बिहार झारखंड का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हम ETV बिहार झारखंड में लंबे समय तक रहे, 17-18 सालों तक, और वहाँ एक अभियान होता था। अगर मानगो जलापूर्ति योजना पे अगर हम खबर बना रहे हैं तो जब तक वो मूर्त रूप में नहीं आई, खबर बनती रही, लाइव होते रहे, अभियान वाली खबरें चलती रही, आधा घंटे के डिस्कशंस होते रहे। आप पूछिएगा, मानगो विकास समिति के लोगों से संपर्क करिएगा, मानगो जा करके, ओमकार नाथ जी, उनका बयान लीजिएगा, वो बताएंगे कि वो कौन सा दौर था जब वो चैनल का दौर था और कैसे हम लोग काम करते थे। घर घर जाकर के हम दिखाते थे, देखिए नल में पानी नहीं, नल ही नहीं है, पानी नहीं है। पुरानी जलापूर्ति योजना के पाइप जो बचे कुचे थे ना, उन बस्तियों को ढूंढकर हम उसको फोटो दिखाते थे कि देखिए ये 21वीं सदी है, ये जमशेदपुर का एक दूसरा पार्ट भी है। ये हम लोग बनाते थे और अंततः जो ये दोनों जनप्रतिनिधि है, ये दोनों हमारी खबरों का संज्ञान लेते थे। सरयू राय जी भी लेते थे, बन्ना गुप्ता जी भी लेते थे। तो जब वो संज्ञान लेते थे फिर वो काम होता था। तो मैंने अपनी भूमिका निभाई है पत्रकार के रूप में। मेरी भूमिका निभाने में कोई शक तो किसी को रखना नहीं है, और ये बात मुझे बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं, जिन्होंने मुझे देखा है, वो मुझे एक ही चीज़ मेरे बारे में जानते हैं, वो है कि वो मुझ पर भरोसा करते हैं। पत्रकार के रूप में करते हैं तो नेता के रूप में भी करेंगे। ठीक है, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मैम, कुछ पश्चिमी की जनता आप पर आरोप लगा रही है कि आप वोट काटने के लिए इस बार खड़ी हुई हैं। नहीं, ये भी गलत है, इसलिए क्योंकि पश्चिमी की जो जनता रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ती है और सोशल मीडिया को फॉलो करती है, वो ये आरोप नहीं लगा रही है। ये आरोप वही लगा रहे हैं जो अवेयर नहीं है कि क्या हो रहा है। आपको याद होगा जनवरी 2024 में मैंने घोषणा कर दी थी कि मैं जमशेदपुर पश्चिम से लड़ने जा रही हूँ, चाहे मुझे कोई पार्टी टिकट दे या ना दे, मैं निर्दलीय लड़ूंगी, पर लड़ूंगी ज़रूर। मैं जिन मुद्दों पर काम कर रही हूँ इतने सालों से, मैंने देखा कि बहुत सारे मुद्दों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, तो मैं सोचती हूँ कि मैं अपना रोल बदलूँ। मैंने ये किया और इसके ट्रिगर पॉइंट मुझे 2021 में आई थी। मेरी एक फ़ाइट हुई थी मंत्री से, तो मुझे एक ट्रिगर पॉइंट मिला, लेकिन मैं कोई व्यक्तिगत मुद्दा नहीं बनाऊंगी क्योंकि वो बातें खत्म हो गई थी। और व्यक्तिगत लड़ाई कभी भी किसी जगह का मुद्दा नहीं होना चाहिए। दो नेता अगर लड़ रहे हैं एक दूसरे से, ये जमशेदपुर पश्चिम का मुद्दा नहीं होना चाहिए। मैं हाथ जोड़ के सबसे यही कहना चाहती हूँ कि बदलाव कीजिए, कोई मजबूरी नहीं है। मजबूरी नहीं है कि हम उन्हीं लोगों को चुने बार बार, और वो दो एक दूसरे पर व्यक्तिगत लांछन लगाए, आरोप प्रत्यारोप लगाए। इससे हमको आपको क्या करना है? हमारे क्षेत्र की जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य में क्या मिल रहा है, उसको नागरिक सुविधाएं कैसी मिल रही हैं, उसको रोजगार कितने मिल रहे हैं, इन पैमानों पर हमें तौलना है कि हम वहाँ पे कहाँ हैं, उस पैमाने पे हम कहाँ हैं।
हम टाटा स्टील के गेट से 6 किलोमीटर दूर मानगो है, 3 किलोमीटर दूर कदमा है ना, और इसके भी गेट इसको इलाके हैं और वहाँ पे सुविधाएं हासिल नहीं है। तो इस तरह की नीति नहीं चलेगी। यहाँ पर हमें टाटा स्टील से अपना अधिकार लेना है और टाटा स्टील को उसका अधिकार देना है। ये दोनों तरह की राजनीति को बंद करना है यहाँ पे। ये जो एक होती सरेंडर की राजनीति कि चलो हम मुंह बंद कर लेते हैं, हम आपके खिलाफ कुछ बोलेंगे ही नहीं, आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप नौकरियां घटाते जाइए, आप टाटा लीज समझौता का पालन मत कीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। एक ये राजनीति है। दूसरी राजनीति क्या है, हम उखाड़ फेंकेंगे। अरे भाई उखाड़ कैसे फेंक दोगे आप किसी कंपनी को? और फिर यहाँ क्या होगा लोगों का? आपको अपना डिमांड करना है कि मेरा ये राइट बनता है, हमको इतने नौकरी चाहिए, हमको ये फैसिलिटी चाहिए, हमको टाटा लीज समझौते का पालन चाहिए। और टाटा लीज समझौता कहता है कि पूरे जमशेदपुर को सरकारी दर पर बिजली पानी देना है, नागरिक सुविधाएं देनी है, इसको हासिल करना है। और ये कैसे हम हासिल कर सकते हैं? और अगर टाटा कंपनी नहीं चाहती है तो नगर निगम बन जाए। आपको पता है नगर निगम का मैटर, यहाँ आपको जानकारी होगी, सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जमशेदपुर एकमात्र शहर है जहाँ नगर निगम नहीं है। यहाँ दो तरह की व्यवस्था चलती है, दो तरह की सरकार है। तो आप इसमें क्या काम करिएगा? इसमें ऑलरेडी काम जवाहरलाल शर्मा कर चुके हैं, आपको उनका इंटरव्यू करना चाहिए। उन्होंने 1988 में याचिका डाली थी और 89 में उस पर फैसला भी आ गया था कि जमशेदपुर में नगर निगम बनाया जाए, और उस पर नोटिफिकेशन भी कर दिया था सरकार ने। रघुवर दास जी तत्कालीन जो नगर विकास मंत्री थे, दो बार नोटिफिकेशन हो चुका है। उसी केस में आगे बढ़ते बढ़ते अब सरकार ने इंडस्ट्रियल टाउन बनाने का फैसला किया है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चल रहा है। तो इंडस्ट्रियल टाउन को भी लेके बहुत सारे मतभेद है कि इसका अध्यक्ष किसको होना चाहिए। मंत्री जी चाहते हैं कि वो बने, यहाँ पे उपायुक्त को बनना चाहिए, नियम क्या कहता है, इसको लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। जो भी हो पब्लिक के वेलफेयर में होना चाहिए, सबको एक जैसी सुविधा मिले। ये नहीं कि आपको 24 घंटे बिजली मिले और हमको यहाँ बिजली की आंख मिचौली, क्योंकि धुआं हम सब पी रहे हैं, कारखाना का धुआं हम सब पी रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, तो हमारा इतना हक तो बनता है कंपनी पे, और ये समझौते में भी लिखा है। तो इन सब मुद्दों पे बात होनी चाहिए, व्यक्तिगत लड़ाई पे बात नहीं होनी चाहिए कि किस नेता को किससे क्या प्रॉब्लम है, वो उसको पसंद नहीं करते हैं या वो उसको नहीं। आप अगर दोनों की लड़ाई से तंग आ गए तो आप हमको चुन लीजिए, हम कुछ नया ही करेंगे, अच्छा ही करेंगे। उन्होंने भी बहुत कुछ किया लेकिन बहुत कुछ नहीं किया, वो हम करेंगे। ये मान लीजिए परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। बिल्कुल। एक तरफ आपके सामने एनडीए है और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस, दो महागठबंधन है। तो आप दो महागठबंधन के सामने एक अन्नी अमृता जो कि निर्दलीय लड़ रही हैं, तो अपने आप को आप कहाँ देखती हैं? देखिए, मैं अपने आप को एक मैसेंजर के तौर पे देखती हूँ। मैंने मैसेज देने की कोशिश की है। मैसेज क्या है? अगर मैं किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेती तो मैं इतने खुल के जो मैं आपसे बात कर रही हूँ मैं वो नहीं कर पाती, क्योंकि पार्टी ज्वाइन करने का मतलब ये मुंह पे टेप साट लीजिए, है ना, चिपका लीजिए टेप, आप फलाने टॉपिक पे नहीं बोल सकते। अच्छा, वहाँ पे फिर टाटा आ जाएगा, नहीं आप वो नहीं बोल सकते। अरे वहाँ पे ये आ जाएगा, आप ये। तो हम जब ये बोल ही नहीं सकते हैं तो हम उतर ही क्यों रहे हैं चुनाव में? हम चुनाव में किसके लिए उतर रहे हैं? ये क्वेश्चन आप पूछिए पब्लिक से कि जो लोग भी महारथी इस उम्मीदवार में तमाम अभी स्क्रूटनी हुआ है, तो मेरे ख्याल से 28 या 29 उम्मीदवार, 28 उम्मीदवार हैं, तो वो 28 के 28 से सवाल पूछिए, हम क्यों हैं इस जंग मैदान में? पब्लिक के लिए कि अपने आप के लिए? पब्लिक के लिए हम यहाँ पे उतर रहे हैं। तो पब्लिक का मुद्दा ही जब नहीं रहेगा तो हम क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? जब आप वोट करने जाएं तो आप ये सोचें, एक पत्रकार के तौर पे कह रहे हैं, प्रत्याशी तो हम हैं, तो हम चाहेंगे कि आप हमको वोट दें, ये अलग बात हो गई। लेकिन एक नागरिक होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते हम ये पूछते हैं, जब आप वोट करने जाते हैं आपको क्या मजबूरी है? आपके पास 2-2 ईवीएम है, कई प्रत्याशी, आप किसी को भी दे दीजिए, क्या मजबूरी है घूम फिर के हमको उन्हीं लोगों को देना है और उनसे त्रस्त भी रहना है, उनसे शिकायत भी करनी है, उनके बारे में खिलाफ बोलना भी है कि नहीं हमको वो नहीं हुआ, हमको ये दिक्कत है, हमको शिक्षा का, हमको स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है, हमको इलाज नहीं मिलता, हम आयुष्मान कार्ड लेके दौड़ रहे हैं, वगैरह वगैरह जो भी है। तो फिर आप नए लोगों को मौका दीजिए ना आने का, कुछ तो अच्छा होगा। आप देखिए राजस्थान की पब्लिक क्या करती है, सरकारें बदल देती है, हर बार सरकार बदल देती है। क्यों बदलती है? लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। मुझे भी बदल देना अगर काम ना करूं तो। ये होना चाहिए, हर प्रत्याशी के अंदर ये गट्स होना चाहिए कि वो पब्लिक को कहे मैं ये करूंगी, नहीं करूंगी तो मुझे मत चुनना अगली बार। और इस डर के साथ ही तब जाकर अच्छे प्रत्याशी भी सामने आएंगे और पब्लिक को भी मजा आएगा। उसको लगेगा देखो काम नहीं कर रहा है तो इसको मैं बदल रही हूँ, मेरे वोट में पावर है। वोट का पावर तो तब यूज होगा जब आप वोट का पावर यूज करेंगे। यहाँ तो 55% मतदान होता है, 55-56, बहुत ज़्यादा शोर होता है प्रशासन का, इतनी ज़्यादा जागरूकता कार्यक्रम की, उसके बावजूद खासकर हमारे जमशेदपुर पश्चिम में बहुत कम मतदान होता है। तो अपने मत का प्रयोग जरूर करें, आपकी मर्जी आप जिसको दें, लेकिन मत का प्रयोग जरूर करें। तो हमें क्या ना, हमें वो भीड़ नहीं बनानी है जिसको हम अपने हिसाब से हाँक सकें।
हमें लोगों को अवेयर करना है। आज मैं जितने लोगों के पास जा रही हूँ, मैं उनको टाटा लीज समझौता के बारे में बता रही हूँ, मैं उनको बता रही हूँ उनको पूरा अधिकार है कि उनको भी 24 घंटे बिजली पानी मिले। सिर्फ सर्किट हाउस बिष्टुपुर या चंद इलाकों का अधिकार नहीं है ये। जब कहीं भी कोई कारखाना बनता है ना, तो उससे जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ होती हैं वो सबको होती है। तो CSR नाम की एक चीज़ होती है जो करती भी है कंपनी, ऐसा नहीं कि कंपनी कुछ नहीं कर रही है। ये इतने सुंदर पार्क में हम बैठे हैं, इतना सुंदर मेंटेन किया है, तो हमें सीखना चाहिए। हमें ना टाटा स्टील से कुछ सीखना चाहिए और टाटा स्टील को भी हमसे कुछ सीखना चाहिए। एक दूसरे को सीख कर एक दूसरे के अधिकार पे प्रहार नहीं करना चाहिए और ऐसी राजनीति चाहिए। ये राजनीति पब्लिक ही ला सकती है। जब तक पब्लिक अवेयर नहीं होगी ना, वो पूछती है आप किस पार्टी से हैं, मैं पूछती हूँ कौन सी पार्टी आपका मुद्दा उठा रही है, हमको बता दीजिए। यहाँ तो इतने डर है लोगों को कि अपनी अपनी जॉब के, कि कहीं हमारे बेटा को नौकरी नहीं मिले, अगर हम चुप रहेंगे, कुछ बोल देंगे, कंपनी के खिलाफ कुछ निकल गई तो फिर क्या होगा। इतने सारे फैक्टर्स के साथ लोग आते हैं चुनाव में, तो फिर तो वो तो अपने हित के लिए आ रहे हैं, फिर आपका हित कहाँ है उसमें। चलिए ठीक है, तो हमने हित अनहित और एक पत्रकारिता की दृष्टि से और एक प्रत्याशी की दृष्टि से अन्नी अमृता जी से बात किया और उनसे जाना, और आपने भी सुना। तो ऐसे ही विधानसभा चुनाव की कवरेज के लिए बने रहिए सत्य समाचार पर। थैंक यू। धन्यवाद।